तो हम जो है ना वो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सिविल प्रोसीजर कोड को, सीपीसी को। और मैडम कोसर जो है शी इज अनअवेलेबल टुडे, और आई हैव रिप्लेस्ड हर क्लास विद माय दिस सीपीसी क्लास। सेक्शन 13 14 तक हम जो है ना वो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर पाकिस्तान के शहरी हैं और वो फॉरेन में कहीं गए हैं, वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट वो फॉरेन कोर्ट में अगर वो लेकर जाते हैं, और अगर फॉरेन कोर्ट के डिसीजन उनको अच्छा नहीं लगता और वो वाकई वापस पाकिस्तान में भाग कर आते हैं और यहाँ पर उसी कॉन्ट्रैक्ट पर केस को अगर फाइल करते हैं, तो वो जो फॉरेन की वहां पर जो जजमेंट आई थी ना, उस जजमेंट की भी बड़ी बड़ी वैल्यू है। और उस जजमेंट को जो है ना कोर्ट, पाकिस्तानी जो कोर्ट है वो फाइनल समझेगी। तो जो कि सेक्शन 14 बात करता है कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, कोर्ट शल प्रिज्यूम इट टू बी द जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। यानी उसकी जो है ना वो बड़ी सब्सटेंशियल वैल्यू होगी फॉरेन जजमेंट की, बड़ी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू होगी। तो आज हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग, यानी जो है ना कोर्ट किस में केस फाइल होगा, सिविल कौन सी कोर्ट में केस फाइल होगा। तो उन चीजों को जो है ना वो डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड का ये पार्ट। सेक्शन नंबर 15 एक सिंपल बात कहता है कि एक अगर कोई भी सिविल केस है ना, जिसको हम सिविल सूट कहते हैं, वो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहले पहले फाइल होगा, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, यानी जो भी कम से कम ग्रेड की जो कोर्ट होगी वहां पर फाइल होगा। हमारे यहाँ जो है ना कम से कम ग्रेड की जो कोर्ट है वो सिविल कोर्ट से कहा जाता है। तो यानी कोई भी केस जो होगा, सिविल सूट होगा, इट शैल बी फाइल्ड, इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर दैट लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। वो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट सिविल कोर्ट हो सकती है, वो सीनियर सिविल कोर्ट भी हो सकती है, वो इवन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है। फिर उसकी जो अपील है वो, उसका जो हाईएस्ट फोरम होगा, टू दैट हाईएस्ट फोरम दैट अपील शैल बी व्हाट वी कैन से प्रेफर्ड। तो द नेक्स्ट सेक्शन, अगर कोई बात समझ में ना आए ना तो फोरम इज ऑन। आप जो है ना क्वेश्चन एट एनी टाइम यू मे आस्क द क्वेश्चन। बस विकास भाई, अगर वो पिछला लास्ट लेक्चर था ना, उसमें ना जो रेस्ट जुडिकाटा और रेस्ट रेस्ट जुडिकेट था, आई थिंक इन दोनों में जरा एक एग्जांपल से बता देते क्या फर्क है। रेस्ट जुडिकाटा तो ये है ना, जो एक प्ली पहले ले चुके हो उससे अनस भाई रुक नहीं आपका सकते। आवाज जो है ना मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो आप या तो कोई माइक यूज करें या चैट में मुझसे भले बात करें। आई एम नॉट गेटिंग योर अब पॉइंट। आवाज आ रही है? जी फिर से बोलें। अब अ, मैं ये कह रहा था, रेस्ट जुडिकाटा और रेस्ट सब्जुडाइस है ना, इन दोनों को एग्जाम्पल से बता देते हैं, क्योंकि रेस्ट जुडिकाटा तो वो है जो एक बात पहले बयान कर दी जाए। इन दोनों को जरा एग्जाम्पल से बता देते हैं, ये रेस्ट सही है, सही जुडिकाटा है। है, ये रेस्ट ठीक है अनस भाई, ठीक है। सब। हम इसको एग्जाम्पल से देख थैंक लेते हैं। यू। हालांकि हमने जो है ना वो पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से इस चीज को देखा था, बट इट्स नॉट अ बिग डील। वी आर गोइंग टू व्हाट वी कैन से क्रैक दिस अगेन बाय द थैंक यू। इलस्ट्रेशन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। शुक्रिया। देखें, पहले हम समझते हैं भाई, किसको समझे, रेस सब जुडाइस को। रेस सब जुडाइस जो कि आप सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 10 को देखोगे ना, ये सेक्शन जो है डील्स विद, शायद कोई जहाज जा रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, शायद कोई जेट प्लेन यहाँ पर गुजरा है। लेकिन देखें, सेक्शन 10 जो है ना डील्स विद रेस्ट सब जुडाइस। सेक्शन 10 जो है ना वो रेस्ट सब जुडाइस का दूसरा जो मतलब है वो है स्टे ऑफ सूट। यानी केसेस जो है ना वो रुक जाएंगे। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि भाई एक ए है बंदा और दूसरा बंदा है बी। इन दोनों के दरमियान एक जो है ना केस है। केस क्या है कि मिस्टर ए ने क्या किया कि एक बाइक थी, वो बाइक सेल की मिस्टर बी को, और मिस्टर बी को जो है ना अब जो है ना वो देने होंगे 1 लाख रुपीज टू मिस्टर ए। अब क्या करता है कि बी जो है वो 1 लाख नहीं देता, हालांकि ए ने जो है ना वो बी को बाइक तो दे दिए।
तो अब ए जो है ना क्या करता है, कोर्ट में जाके केस को फाइल करता है। केस ना कहें, सूट कहें, सिविल में सूट होता है। तो ए जो है ना वो सिविल कोर्ट में जाकर एक सूट को जो है ना वो फाइल कर देता है। वो कहता है कि मैंने एक बाइक दी थी, और जो है ना वो इसको कहो कि मुझे पैसे दे दे वापस, या जो है ना मेरी बाइक मुझे वापस कर दे। अब एक जुरिस्डिक्शन में, यानी एक इलाके में जो उनके करीब था, वो जाके वहां पर केस को फाइल कर देता है। अब ए क्या करता है कि दूसरी एक कोर्ट में भी केस को फाइल कर देता है। कोई और कोर्ट है जहां पर जुरिस्डिक्शन एट सम एक्सटेंड लगती है, वहां पर भी केस को फाइल कर देता है। लेकिन क्या किया था कि इसने इस कोर्ट के अंदर, कोर्ट नंबर को सपोज करें, इस कोर्ट को हम कहते हैं कोर्ट नंबर 1, इसको कहते हैं कोर्ट नंबर 2। कोर्ट 1 में जो है ना वो उसने सपोज करें केस को फाइल किया था 2 सितंबर को, और इसी तरह कोर्ट 2 में जो है ना उसने केस को फाइल किया है जाके 10 सितंबर को। तो अब ये सेक्शन 10 जो कि रेस्ट ऑफ जुडाइस है, जो कि स्टे ऑफ सूट है, ये कहता है कि यहाँ पर कोर्ट 2 में ये केस फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस पहले ही कोर्ट 1 में चल रहा है, बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी सेम मसले पर, एक ही मसले पर सेम ही पार्टीज के दरमियान केस दूसरी कोर्ट में नहीं फाइल हो सकता, क्योंकि ये केस यहाँ पर वैसे ही चल रहा है। ठीक है, यानी केस चल रहा है, इट इज ऑन गोइंग केस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो केस है ना, यहाँ पर स्टे लग जाएगा, यानी ये जो केस है वो यहाँ पर रुक जाएगा। अनस भाई, आपको रेस्ट सब जुदाई समझ में आया? जी अगर समझ में आ गया हो तो मुझे बता दें, तो हम जो है ना रेस्ट सब जी रेस्ट। जी सही है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है कि भाई कोर्ट 2 ने इसी केस को जो है ना वो फाइनली डिसाइड कर दिया ऑन दी 2 दिसंबर। इतना जल्दी तो नहीं करती है सिविल कोर्ट डिसाइड केस को, लेकिन सपोज करें कि इसने कोर्ट 1 ने डिसाइड कर दिया 2 दिसंबर को, ये केस फाइनल हो गया। मिस्टर बी क्या कहता है, मिस्टर बी के अगेंस्ट आ गया फैसला। यानी मिस्टर बी के अगेंस्ट जब फैसला आया, इसका मतलब है कि बी को जो है ना पैसे देने होंगे 1 लाख रुपीज टू मिस्टर ए। मिस्टर बी क्या करता है कि यही केस जो है ना वो फाइल कर देता है बिफोर कोर्ट 2। ठीक है ना, कोर्ट 2 में फाइल कर देता है। ये कोर्ट 2 जो यहाँ पर एपिलेट कोर्ट नहीं है, यानी अपील में ये नहीं गया है, फ्रॉम द ट्रायल जो है ना इस केस को ये स्टार्ट करने लगा है। या इवन भले मिस्टर ए को समझ लेते हैं कि मिस्टर ए ही चला जाता है कोर्ट 2 में ये सेम केस लेकर, लेकिन तो ये जो केस है ना वो यहाँ पर जब डिसाइड हो गया, ठीक है, तो सब जुडाइस में क्या था कि वहां पर डिसाइड नहीं होता, केस जो है ना वो चल रहा था। यहाँ पर इट इज फाइनली डिसाइडेड। अब जब केस एक कोर्ट में फाइनली डिसाइड हो जाए ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज, तो अब यही केस दूसरी किसी कोर्ट में इन ट्रायल नहीं फाइल हो सकता। दैट इज सेक्शन नंबर 11, जो कि बात करता है रेस जुडिकेटा के बारे में। बात समझ आई? जी विकास भाई। ठीक है सर, तो लेट्स मूव अहेड। तो हमने अगर जो है ना, अगर वो एक्स पार्टी हो, जी, अगर भाई वो केस एक के हक में हो जाए, एक तरफा एक्स पार्टी डिग्री हो, फिर तो हो सकता है ना भाई। नहीं नहीं, देखें, भले वो एक्स पार्टी ही क्यों ना हो, ये केस एक बार जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ना, तो ये उसी नौयत की कोर्ट के सामने अब ये केस हो ही नहीं सकता, यानी ट्रायल उसका नहीं हो सकता। फिर उसकी रिव्यू हो सकती है, आप रिवीजन में भले चले जाएं, सेक्शन 115 जो है नहीं सीपीसी का। अगर, जी, सॉरी, अगर मिसाल के तौर पे जैसे ए केस फाइल करता है, बी को पता ही नहीं होता, यानी समन समन नोटिस तो तामील ही नहीं होती, और कोर्ट उसकी इमा पे कर देती है फैसला, डिग्री कर देती है, कल को वो मनसूखी डिग्री की दरखास्त दे के ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकता। थोड़ा आवाज का यार मसला हो रहा है, मुझे ना नहीं आ रही आवाज आपकी। जी जी, अब आ रही है जनाब? कुछ हद तक आ रही है, इतनी साफ नहीं, पता नहीं है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैं ये थोड़े कह रहा बोलें, था, देखें अल्लाह करे आ जाए जी। जी जी, मैं ये कह रहा था, अगर ए केस करता है तो दूसरा बी पेश ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता, समन नोटिस तामील नहीं होती फॉर एग्जाम्पल, देखें देखें तो देखें उसके देखें, बाद उसके खिलाफ एक तरफा डिग्री अनस हो भाई, जाता है। मैं जो है ना थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका भले जी क्वेश्चन जी जी बाद में जी आप कंप्लीट कर लेना।
देखें, समन सिर्फ सर्व होना नहीं होता है। समन के लिए एक टर्म यूज होता है, ड्यूली सर्व्ड। ड्यूली सर्व्ड का मतलब है कि मिस्टर बी को पता चल गया। जब तक एक समन ड्यूली सर्व्ड नहीं होता ना, तब तक केस स्टार्ट जी। हो ही नहीं सकता। यानी आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमने डिफेंडेंट को ड्यूली सर्व कर दिया है। जब ड्यूली सर्व हो गया, तो फिर तो पर्सन बी अगर नहीं आता तो फिर केस एक्स पार्टी हो जाएगा। और फिर जो है ना आगे जी। जो मामला अपील वगैरह होंगे होंगी, तो वो अलग चीजें हैं। तो नहीं, एक्स पार्टी के बाद फिर दूसरा बंदा मनसूखी डिग्री की दरखास्त ट्रायल कोर्ट में नहीं देगा, दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा? मनसूख डिक्री मनसूख जो है ना वो किस ग्राउंड पे करना चाह रहा है वो बताएं। एक्स पार्टी ग्राउंड पे, यानी दोबारा वो वो एक्स केस में पार्टी शामिल होना चाह रहा है। एक्स पार्टी में समझ गया, ठीक है। एक्स पार्टी में समझ गया, जी। मैं पे डिफेंडेंट हूँ, सपोज करो मुझ पर जो है ना वो जी। समन ड्यूली सर्व्ड हुए, लेकिन मैं फिर भी कोर्ट में अपील नहीं। नहीं हुआ। मेरे खिलाफ जो है ना वो केस एक्स पार्टी हो गया। अब तो मेरे पास ग्राउंड ही नहीं है कि मैं इस डिग्री को मनसूख कर सकूं। लेकिन अगर सपोज करे कि इस तरह के हालात थे कि आई कुडंट अपीयर, तो मैं जो है ना रिव्यू में चला जाऊं, उसी कोर्ट में रिव्यू करा दूं, या मैं रिवीजन में चला जाऊं हायर कोर्ट में, या मैं अपील कर दूं। तो फिर लिमिटेशन नहीं होगी, जी क्योंकि टाइम तो गुजर चुका होगा, लिमिटेशन अप्लाई नहीं हो जाएगी रिवीजन की? नहीं, आपको लिमिटेशन के अंदर जाना होगा ना। इसका रिवीजन का 90 डेज जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जाना होगा। आप देख लो। अगर अगर सपोज करते हैं वो बंदा फॉरेन में है, उसे पता ही नहीं चलता, अखबार इश्तेहार से कभी कुछ भी पता नहीं चलता, ड्यू प्रोसेस होता ही नहीं है, उसके खिलाफ फैसला भी हो जाता है बगैर उसके पता चले, कोर्ट दे देती है वो एक्स पार्टी डिग्री उसके हक में, कल को नहीं वो नहीं, आएगा ऐसा उसी ऐसा कोर्ट अनस भाई से। नहीं होता है। देखें, आप बोल रहे हो कि ड्यूली सर्व भी नहीं हुआ। ड्यूली जस्ट जब तक सर्व नहीं होगा केस चलेगा ही नहीं। केस जो है ना वहीं पर रुक जाएगा कि वहां तो उस बंदे को बताओ तो सही कि उसके खिलाफ केस हुआ है। ड्यूली सर्व के बगैर नहीं हो सकता। हाँ, वो भले अपना एजेंट भेज दे केस चलाने के लिए, या वकील हायर करे, ये हो सकता है। बाकी ड्यूली सर्व नहीं हुआ तो केस नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो एक्स पार्टी काफी अर्से जाते हैं डिग्री। एक्स पार्टी का मतलब ये नहीं है कि ड्यूली सर्व नहीं हुआ। एक्स पार्टी का मतलब है कि केस, वो जो समन से वो ड्यूली सर्व हुए, उस बंदे को पता चला, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो डिफॉल्टर है, उसे पता है कि मैं अगर आऊंगा तो वैसे ही केस हार जाऊंगा। तो वो आ ही नहीं रहा है, फिर एक्स पार्टी हो जाता है। तो ये मामला आते हैं। ड्यूली सर्व तो वहां पर भी हुआ होता है वो। ठीक हो गया, यानी उसकी, मेरा कहने का मकसद है, उसकी यानी वो दोबारा ट्रायल में नहीं आ सकता, दोबारा नहीं नहीं। मनसूखी दे के केस में शामिल नहीं हो सकता, अपील कर सकता है? हाँ नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। दोबारा ट्राई नहीं हो सकता, क्योंकि कानून खुद ने ना उस चीज को बार कर दिया, रोक दिया है। ठीक हो गया। तो हम पढ़ रहे थे प्लेस ऑफ सुइंग, के लोवेस्ट कॉम्पिटेंट जो कोर्ट होगी उसके अंदर जो है ना वो केस वहां से स्टार्ट होने लगेगा, फिर आगे अपील होगी या फिर रिवीजन, जो भी मामलात हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16। ये जो है ना अभी हम जो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड सेक्शंस को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हम सेक्शंस स्पेसिफिक चूज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। सब सेक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर्स भी पढ़ने हैं, और ये सीपीसी बड़ा एक लेंदी प्रोसीजरल कानून है। तो मैं चाहूंगा कि जो है ना प्रैक्टिकल चीजों को ही देखा जाए, ज्यादा जो है ना वो थ्योरेटिकल को नहीं। The suit shall be ठीक हो गया। instituted in court in whose jurisdiction the subject matter is situated। तो बात सिंपल है कि भाई जहां पर वो मसला हुआ होगा, या कोई प्रॉपर्टी है जहां पर सिचुएटेड होगी जिस पर मसला है, तो जहां पर सिचुएटेड होगी जो जुरिस्डिक्शन होगी, उस जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ही सिंपल उस जो है ना वो सूट को, उस मैटर को जो है ना शैल ट्राई। सेक्शन 17 बात करता है कि suits for immovable property situated within jurisdiction of different courts। अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एक बाउंड्री है, दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन जो है ना वो अलग करती है वो बाउंड्री। इसकी प्रॉपर्टी इस तरह है कि आधी प्रॉपर्टी एक बाउंड्री में लग रही है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी जो है ना वो आधी प्रॉपर्टी इस जुरिस्डिक्शन में आ रही है और आधी प्रॉपर्टी दूसरी जुरिस्डिक्शन में जा रही है। तो फिर वो ऑन द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ है कि जो है ना वो कोर्ट, किसी भी कोर्ट में इन ईदर ऑफ द कोर्ट्स जो है ना वो सूट को फाइल कर सकता है एज एक पर क्वेश्चन सेक्शन कर सकता हूँ? 17। जी एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ जी बताएं। अगर एक लैंड है, मिसाल के तौर पे, हाफ है कंस्ट्रक्शन वाली यानी कमर्शियल है, और हाफ है कल्टीवेटेड लैंड, उस पे यानी कोई फसल वगैरह काश चाहिए,
तो सही है। उसका जुरिस्डिक्शन तहसीलदार के पास भी बनता है, यानी जो आपके यहाँ मुख्तियार कार कहते होंगे शायद सिंध में। जी जी। और आपका सिविल जज के पास भी बनता है उसका जुरिस्डिक्शन तकसीम का, पार्टीशन का। तो हम जी। दोनों में जहाँ आइदर जिसमें चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हाफ हमारी जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की बनती है और हाफ बनती है रेवेन्यू की। ये बता हाँ देते हैं। देखिए अनस भाई, देखिए हमने जो ना वो फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रेवेन्यू जो कोर्ट्स है ना उनकी जुरिस्डिक्शन अलग है। उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है एज पर सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, या जो लैंड रेवेन्यू एक्ट होते हैं 1967 वाला कानून, उसके तहत होती है। जी। सीपीसी का वहां पर रोल नहीं है। बाकी बात जो पार्टीशन बन गई, पार्टीशन की हो गई, या जो है ना डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी हो गए, तो फिर जो है ना वहां पर सीपीसी अप्लाई होगी। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों जुरिस्डिक्शंस में आ रही है और वो वहां पर सीपीसी उस प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, तो फिर सीपीसी होगा। हम्म। बाकी अगर जो आपने कल्टीवेटेड लैंड कहा तो वहां पर लैंड रेवेन्यू होगा। फिर वो कानून जो कहता है एज पर दैट कानून, दैट एज पर दैट लॉ द मैटर शैल बी डिसाइडेड। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 18, वेदर इट इज अनसर्टेन that in jurisdiction of which of two or more courts the immovable property is situated, then any court may try it subject to recording a statement in that regard। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ना वो प्रॉपर्टी दोनों जुरिस्डिक्शंस में आ रही है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है कि इस हद में जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की बनती है। तो जो भी नियरेस्ट कोर्ट होगी ना वहां पर आप केस को फाइल कर दो, वो जो है ना उस केस को ट्राई करेगी। और वो लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो जो कोर्ट है उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखे, बनाए, बताए कि बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी वी आर डिसाइडिंग दिस सूट। लेकिन उसकी एट सम एक्सटेंट जुरिस्डिक्शन बननी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है प्रॉपर्टी कोयटा में पड़ी है और जो है ना हम चलें सिंध में केस को फाइल करने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन एट सम एक्सटेंट ये लग रहा हो कि यस जुरिस्डिक्शन बनती है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो किस जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। देन इन दैट केस किसी भी केस उन दोनों कोर्टों में से किसी भी एक कोर्ट में केस को फाइल किया जा सकता है, सूट को फाइल किया जा सकता है। लेकिन जो वो कोर्ट है उसके लिए एक रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट, जिसमें वो बताएगी कि देयर वाज एन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 19, जो कि बताता है कि सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। ठीक है, अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि केस फाइल होगा कहाँ पर। तो जहां पर सब्जेक्ट मैटर मौजूद होगा वहां पर होगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहां पर होगा। लेकिन अगर किसी बंदे के साथ कोई जो है ना वो अ, उसका कोई नुकसान हो गया है तो कंपनसेशन के लिए केस फाइल कहाँ होगा। या अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई गाड़ी हो गई या कोई पैसे वगैरह हो गए, उसका नुकसान हो गया है, तो उसके लिए केस कहाँ पर होगा फाइल। तो सेक्शन 19 जो है हमें उसके बारे में बताता है। उसके लिए एक ये इलस्ट्रेशन है कि ए जो है ना वो ही रिजाइड्स इन कराची, और कराची से वो सफर करके कोयटा जाता है और बी को वहां पर मारता है, बीट करता है, थप्पड़ मारता है, सपोज करें। ए में सू, ठीक है, तो ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है इसको समझने के लिए। तो बी में सू ए फॉर कंपनसेशन इधर इन कोयटा या वो कराची, दोनों में ही केस को फाइल, सूट को फाइल कर सकता है। ठीक है, सिंपली सेइंग इट इज कंप्लीटली ऑन द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, कि कहाँ पर वो केस को फाइल करना चाहता है। अब दो दो जो है ना वो जुरिस्डिक्शन यहाँ पर बन रही है। एक जुरिस्डिक्शन वो कि ए की रेजिडेंस जो है, ठीक है, वेयर ए रिजाइड्स, यानी वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स। दूसरी वो कि जहां पर जो है वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी जहां पर जो है ना वो मसला हुआ। तो इन दोनों जगहों पर जहां पर जाए प्लेंटिफ, प्लेंटिफ में स्विच टू फाइल सूट एनीवेयर इन दीज jurisdictions। Now the next is section number 20, अदर सूट्स। यानी जो ऊपर सिचुएशंस बताई गई उनके अलावा जो है ना वो कहाँ पर सूट होगा, कहाँ पर फाइल होगा। तो वही बात कि भाई जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड करे, या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पर अराइज हो, कॉज ऑफ एक्शन होली या इन पार्ट जहाँ पर भी अराइज हुआ होगा, वहां पर जो है ना वो सूट फाइल होगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट जो है ना उसके पास दो रेजिडेंट्स हैं, यानी एक टेम्पररी है एक परमानेंट रेजिडेंस है, परमानेंट कराची में रहता है, ठीक है, लेकिन जो है ना वो कभी कभार टेम्पररीली जो है ना वो कराची भी आता रहता है। सपोज करे परमानेंट रेजिडेंस कराची में लेकिन टेम्पररीली वो कभी कभार कोयटा भी आता रहता है, या उसका बिजनेस है जो है ना वो कोयटा में। तो
तो अगर ये कोई बंदा कोई मसला खड़ा करता है तो इसके खिलाफ टेम्पररी पोजीशन में भी अगर कोई जुरिस्डिक्शन होगी कोर्ट की तो वहां पर भी केस फाइल हो सकता है, या परमानेंट लोकेशन पर भी अगर कोई सिविल कोर्ट है तो वहां पर भी केस को फाइल किया जा सकता है। तो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 20 which explains at length this section। अब दो कोई सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24 जो हम आगे देखेंगे, इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लेना। these sections deal with the transfer of the civil case, civil suit। सेक्शन 22 कहता है कि सूट मे बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट समझे कि भाई ये जो जज है ना, ये जज मेरे फेवर में केस को डिसाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि इससे इसके साथ पहले भी कोई मेरा केस आया तो वहां पर तू तू मैं हो गई थी, मैं वैसे ही पहले भी केस हार गया था, इस बार भी आई हैव एन एप्रीहेंशन दैट आई मे लूज दिस सूट। तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन देगा किसको देगा, कैसे ये ट्रांसफर होगा, वो सेक्शन 23 बताता है कि किस तरीके से ये मामला होंगे। तो इफ कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट, सेक्शन 23 कहता है कि किन कोर्ट्स में एप्लीकेशन जो है ना वो फाइल की जाएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ द सूट। तो सेक्शन नंबर 23 क्लॉज ए कहता है कि इफ कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेम एपीलेट कोर्ट देन टू दैट एपीलेट कोर्ट, यानी सपोज करें कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो है ना सूट फाइल हुआ है किसी छोटी एक सिविल कोर्ट में फाइल हुआ है, लेकिन डिफेंडेंट चाहता है कि इस सिविल कोर्ट से ट्रांसफर करा के मैं भेज दूं इस केस को दूसरी सिविल कोर्ट में। तो ये जो एप्लीकेशन देगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि एपीलेट कोर्ट है, ठीक है, तो उस एपीलेट कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि काइंडली जो है ना वो इस सूट को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम कोर्ट ए टू कोर्ट बी। तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर if courts are subordinate to different appellate courts but the high court is same, then to the high court, यानी सपोज करें कि सिविल कोर्ट ए जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है और सिविल कोर्ट बी जो है वो कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, यानी अब दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग हो गई, यानी दोनों एपीलेट कोर्ट अलग हो गई। अब ये एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, देन दिस एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दे जाएगी और वो जो हाई कोर्ट है फिर उसको डिसाइड करेगी कि भाई वेदर इट इज टू बी ट्रांसफर्ड और नॉट। उसके बाद है if the high courts are also different then application shall be preferred to the high court in whose jurisdiction original suit was filed। ठीक है, यानी सपोज करें भाई दो सूबे हैं, ठीक है, और एक सूबे में जो है ना वो सिंध का बंदा जाता है कि मेरे सूट को पंजाब में डिसाइड किया जाए। तो वहां पर जो है ना उस हाई कोर्ट जहां पर उसने किस सूट को फाइल किया है उस हाई कोर्ट में पहले वो जो है ना वो एप्लीकेशन देगा, फिर वो हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट से मशावरत करेगी, या हालांकि ये मामला तब नहीं होते लेकिन कानून में है तो हम इसको डील कर इसको बात कर रहे हैं। तो फिर उस हाई कोर्ट में उस एप्लीकेशन को दिया जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट इन इट शिल ट्रांसफर दैट सूट टू द पंजाब। पंजाब की जो भी सिविल कोर्ट होगी देन दैट शल एंटरटेन दैट सूट। लेकिन बात यह है कि हाई कोर्ट जब डिफरेंट हो तो फिर किसको एप्लीकेशन होगी, तो उस हाई कोर्ट को एप्लीकेशन होगी जहां जिसके सूबे में पहले केस को फाइल किया गया है और अब डिफेंडेंट चाहता है कि इसको ट्रांसफर किया जाए, तो फिर हाई कोर्ट वहां की जो होगी उस सूबे की हाई कोर्ट को इट शैल बी फाइल। सर इसको थोड़ा दोबारा बताएंगे सर? किसको? ये वाली जो लास्ट वाली पॉइंट बताई ना आपने। हाँ 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 सही है, बताता हूँ। इसको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई जब हाई कोर्ट डिफरेंट हो इसका मतलब है कि दोनों सूबे ही अलग हैं, वो फिर सूबे सेम नहीं है, क्योंकि टोटल पाकिस्तान के अंदर देर आर 5 हाई कोर्ट्स। एक सिंध जी जी सर। पंजाब जिसको लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं, एक सिंध हाई कोर्ट, फिर कोयटा में पेशावर हाई कोर्ट जो भी है, ये सॉरी कोयटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट, और उसके बाद केपी के हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट जिसे कहा जाता है। 4 ये हुई जी और एक जो है ना वो इस्लामाबाद हाई। सो दीज आर जी दी 5 हाई कोर्ट्स, यानी जी 5 हाई कोर्ट्स हैं जब। तो सपोज करे भाई सिंध में एक बंदे ने सपोज करे प्रॉपर्टी का एक सूट फाइल किया, ठीक है, और
दूसरा जो सूबा है वो है पंजाब। पंजाब में जो हाई कोर्ट है वो है लाहौर हाई कोर्ट। और सिंध में तो हमें पता है सिंध हाई कोर्ट है। पर्सन ए का मसला ये है कि पर्सन ए जो है वो उसका एक केस जो है ना, सपोज करें पंजाब में चल रहा है किसी एक सिविल कोर्ट के सामने। कोई जो है ना वो मैटर है रिलेटेड टू दी टाइटल के सर मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ। पर्सन बी जो है ना वो जा नहीं रहा, ये मेरे हक में डिक्लेयर कर दो, इस तरह का कोई सूट है पंजाब में चल रहा है उसका केस। पर्सन बी पर्सन ए जो है वो उसका उसकी प्रॉपर्टी सिंध में भी है, और जो सिंध में जो प्रॉपर्टी है उस पर भी इसने केस फाइल किया हुआ है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन चलो इसको समझ। पर्सन ए जो है ना वो सिंध में भी उसकी प्रॉपर्टी है, और पर्सन ए जो है ना वो सिंध में भी केस को एक फाइल किया हुआ है। सिंध में भी किसी बंदे ने उसको तंग किया, उसने जो है ना केस फाइल कर दिया। दोनों अब केस चल रहे हैं। ये एक सिविल कोर्ट में जो है ना वो फाइल कर रहा हुआ है, व्हाट वी कैन से मिस्टर ए ने सिविल कोर्ट में। अब जो है ना वो पर्सन ए यहाँ पर चाहता है कि मैं इस मसले को, यानी सिंध हाई कोर्ट, सिंध सिविल कोर्ट में जो केस चल रहा है इसको ट्रांसफर करवा दूं यहाँ पर, यानी पंजाब में। पंजाब की जो जो जिस सिविल कोर्ट में इसका केस चल रहा है, इसको पता है कि ये वैसे ही एक तो केस चल रहा है प्रॉपर्टी का ही है, यहाँ पर भी पार्टी मैं ही हूँ, तो सिंध वाले केस को यहाँ पर ट्रांसफर करवा देता हूँ, और इस केस को भले ये केस भले यहाँ पर चले। ठीक है, तो अब ये बंदा एप्लीकेशन कैसे दे? अब ये बंदा सिंध की सिविल कोर्ट से पंजाब की सिविल कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर किस तरीके से करवाए? तो ये सेक्शन 23 कहता है कि इफ द हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, यहाँ पर दोनों हाई कोर्ट अलग है ना, पंजाब की भी और सिंध की। इफ द हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, देन एप्लीकेशन शैल बी प्रेफर्ड टू द हाई कोर्ट इन हुज जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल सूट वाज फाइल्ड। ठीक है ना? ये चाहता है कि मैं सिंध से पंजाब की तरफ ये ट्रांसफर कराऊं, तो ये अब एप्लीकेशन देगा सिंध हाई कोर्ट में, जो कि फिर क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिंध हाई को इस केस को ट्रांसफर करवाना है ना सिंध वाले केस को, तो यानी सिंध में ये फाइल हुआ हुआ है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ केस टू द सिंध हाई कोर्ट, कि आप जो है ना इस केस को ट्रांसफर कर दो टू दी लाहौर हाई कोर्ट, उस कोर्ट में जिस कोर्ट में ये मेरा ये पहले ही एक सूट चल रहा है। तो ये है सिंपल बात जो कि कही गई है सेक्शन 23 में। अब लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका बहुत कम हो गया है। अब इतना ऐसा नहीं होता है कि सिंध में भी प्रॉपर्टी हो मेरी और पंजाब में भी प्रॉपर्टी हो, मैं चल दोनों में केसेस चल रहे हैं, मैं इसको ट्रांसफर कर, तो ये बहुत कम होता है। मैंने अब रिसेंटली कोई ऐसा सूट नहीं देखा जहाँ पर, शायद हुआ तो होते हो। ये क्लियर जी हुआ सर। आपको? क्लियर हुआ आपको? जी जी सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है सर, लेट्स मूव अहेड। अब है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर और विथड्रॉल। सेक्शन 23 जो था, सॉरी 22 जो था, उसमें हमने देखा कि सूट में बी ट्रांसफर टू एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो है ना बंदा, एक प्लेंटिफ होता है जिसने केस को फाइल किया, ऑपोजिट जो पर्सन होता है जो केस को डिफेंड करेगा, ही डिफेंडेंट। तो यहाँ पर जो है ना वो 22 में डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे रहा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट। लेकिन 24 जो सेक्शन है ना, ये जनरल पावर की बात करता है कि यहाँ पर जो अगर कोर्ट खुद चाहे तो भी उसको ट्रांसफर कर सकती है, जिसको हम कहते हैं सो मोटो ट्रांसफर ऑफ द केस। सो मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन, यानी जब कोर्ट खुद चाहे, उसका मूड हुआ है कि मैं इस केस को ट्रांसफर कर दूं टू एनी अदर कोर्ट, तो वो खुद भी उसको ट्रांसफर कर सकती है, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी भी कर सकती है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी यानी यहाँ पर प्लेंटिफ भी ट्रांसफर करवा सकता है, यहाँ पर डिफेंडेंट भी ट्रांसफर करवा सकता है। तो यानी सेक्शन 24 हमें तीन तरीकों के बारे में बता रहा है कि बाय द थ्री वेज केस कैन बी ट्रांसफर्ड। एक कि अगर प्लेंटिफ जो है ना वो एप्लीकेशन दे फॉर द ट्रांसफरल ऑफ द केस, या डिफेंडेंट दे, या कोर्ट खुद चाहे सो मोटो देना, बाय दीज थ्री मोड्स a case can be transferred under section 24 to any other civil court। एक होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है विथड्रॉल। इन दोनों में फर्क क्या? ट्रांसफर का मतलब है कि सपोज करें हाई कोर्ट किसी केस को ट्रांसफर कर रही है एक
सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर वो दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ अगर केस को ट्रांसफर करे तो इसको हम सिंपल कहते हैं ट्रांसफर। ठीक है। विथड्रॉल का मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो केस को ले और वो खुद ट्राई करना शुरू कर दे, हाई कोर्ट या एपीलेट कोर्ट कोई भी है उसको खुद ट्राई करना शुरू कर दे तो फिर वो विथड्रॉ होगा। यानी छोटी कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो केस को लेकर खुद ट्राई करे तो विथड्रॉ। लेकिन अगर वो छोटी कोर्ट से लेकर उस केस को किसी दूसरी छोटी कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ द केस। अगर कोई केस सपोज करे ट्रांसफर हो गया फ्रॉम कोर्ट ए टू कोर्ट बी, ठीक है, कोर्ट ए कोर्ट बी है, एक कोर्ट ए के पास जब केस फाइल हुआ अब वो वहां से ट्रांसफर हो गया कोर्ट बी की तरफ। अब अगर कोर्ट कोर्ट बी के पास नाउ कोर्ट बी हैज टू ऑप्शंस, ठीक है, दो ऑप्शन है कि उसको चाहे तो शुरू से यानी फ्रेश केस को शुरू कर दे, जहां वहां से शुरू करे जहां से पिछली कोर्ट ने केस को छोड़ा था, यानी फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट वाज लेफ्ट ऑन। ठीक है, तो जहां पर वो केस को छोड़ा गया था वहां से चाहे तो वहां से भी शुरू कर सकती है। अगर नेक्स्ट सेक्शन 24A, appearance of parties on transfer of suits, कोर्ट ट्रांसफरिंग द सूट अंडर सेक्शन 22, जो कि हमने देखा जहां पर डिफेंडेंट कर सकता है, एप्लीकेशन देगा और ट्रांसफर कराएगा। तो जब कोर्ट ट्रांसफरिंग द सूट अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 24, जो कि तीन मोड बताए गए, प्लेंटिफ दे एप्लीकेशन या डिफेंडेंट दे या सो मोटो वो ट्रांसफर किया जाए, तो क्या हुआ कि कोर्ट ट्रांसफरिंग द सूट अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24, इट शैल फिक्स अ डेट, यानी जो कोर्ट ने ना फिक्स, जो ट्रांसफर कर रही है कोर्ट वो एक डेट को फिक्स करेगी टू अपीयर बिफोर इटसेल्फ इफ इट इज ट्राइड बाय इटसेल्फ सच एज हाई कोर्ट वगैरह, और बिफोर द कोर्ट टू व्हिच केस इज ट्रांसफर्ड। सपोज करें हाई कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ए से कोर्ट बी की तरफ उस केस को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर हाई कोर्ट ये भी उसके साथ ऑर्डर करेगी कि जो पर्सन है यानी जो जो पार्टीज हैं वो कहाँ पर अपीयर हो, कोर्ट बी में जाके अपीयर हो, क्योंकि केस वहां पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है। लेकिन सपोज करें कि केस को विथड्रॉ किया गया है, विथड्रॉ का मतलब होता है कि एपेलेट जो कोर्ट है वो उस केस को ले और खुद ट्राई करना शुरू कर दे, तो यहाँ पर भी ये ऑर्डर करेगी कि जो डायरेक्टली मेरे पास अपीयर हो, क्योंकि कोर्ट अब तो वो खुद ही केस को ट्राई कर रही है, तो जब वो खुद केस को ट्राई कर रही होगी तो ऑर्डर करेगी कि मेरे सामने अपीयर हो। या अगर किसी और कोर्ट की तरफ ट्रांसफर किया है तो कोर्ट कहेगी कि अपीलेट कोर्ट कहेगी कि जाके वहां पर जो है ना वो अपीयर हो। तो दिस इज सिंपल थिंग सेड हियर इन दिस सेक्शन। सेक्शन 26 कहता है कि सूट फाइल होगा किस तरह, ठीक है, बाय विच मोड अ सूट शैल बी फाइल्ड। तो सूट जो है ना वो कमेंस होता है या इंस्टीट्यूट होता है या फाइल होता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट के। तो प्लेंट को ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे अंडर ऑर्डर 7, जब ऑर्डर 7 शुरू होगा। ठीक है, अब तक जो है ना प्लेंट ये समझो कि एक प्लेंटिफ होता है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट जमा कराता है जिसमें उसके क्लेम होते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि इन मसलों को हल किया जाए। तो केस को फाइल किया जाता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, यानी प्लेंट जमा कराओ कोर्ट में फाइल करो। या कोई और भी मोड हो सकता है, अगर हाई कोर्ट थ्रू रूल्स बताए बाय कि भाई एप्लीकेशन जमा कराओ केस को शुरू कर दो, तो कोई और भी मोड हो सकता है। तो मेनली जो मोड ये है कि बाय दी प्लेंट इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं चीजों को, इन चीजों से ये एमसीक्यूज डील करते हैं। तो हम जो है ना अब टाइम बचा है 2 मिनट, 2 मिनट तक इन एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। जो बच गए एमसीक्यूज या जो तमाम ये जो एमसीक्यूज हैं उनको मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, उससे पहले जो ना इन एमसीक्यूज को हम कुछ हद तक सोल्व कर लेते हैं। तो ये आप पर है कि इसको पढ़ें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आंसर। ये एक्चुअली इन चीजों को हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। व्हाट डज द What is टर्म the मीन प्रॉफिट रेफर टू, क्या मतलब है मीन प्रॉफिट का, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। सर appreciate between multiple सी होगा सर, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय wrongful possession of the property, the profit अ, can be, जी आई थिंक सर इसमें मीन प्रॉफिट में होगा सर, राइटफुल द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय wrongful possession of the property, सी। सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है।
मीन प्रॉफिट का मतलब होता है जो कि अनलॉफुल या रॉन्गफुल पोजीशन से अगर कोई बेनिफिट हासिल किया जाए, रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से, तो इसको बड़ा डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया था। तो बिल्कुल सही है जी सर, जी सर। दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ दिस इज द चलो। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है ना, ये फुट नोट है, इनको छोड़ दें। ये क्वेश्चन पढ़ा है और ये ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 2। मशीन। सर इसमें सर बी जो है सर, ग्रोइंग क्रॉप्स जो हैं वो। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल। हाँ। ये चीज भी हमने डिस्कस की थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, सही ना, ग्रोइंग क्रॉप्स भी जो है ना वो फॉल करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। सही है सर, सही है। टाइम जो है ना बहुत कम है, लेस देन 1 मिनट, ये जो है ना अचानक ही बंद हो जाएगी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। इसको पढ़ें और इसका आंसर करें। क्विज सेक्शन ऑफ Yes, सीक्यू। but, High Court.